गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर फटाफट से आप करो क्या कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है हमारे डिफरेंट ब्रांच का वो आप करवाते जाओ, ताकि हमको ये पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आपके ब्रांच पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि वहां से एनालिसिस करके हम अपने एग्जामिनेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करते चले जाएं। तो आप लोगों के डिमांड पे हम क्या किए हैं, आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर कोड है 100311। ठीक, आप लोग जो इस ब्रांच पेपर से बिलोंग करते होंगे करिएगा क्या, अपना पेपर कोड के हिसाब से ही आप ये इस लेक्चर को देख पाइएगा। जिस स्टूडेंट का पेपर में थर्ड सेमेस्टर में 100311 है, समझिए कि मैथमेटिक्स का वो पेपर है और ये पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है। इस पेपर का एग्जामिनेशन जो हुआ था 2021 में हुआ था और ये जो पेपर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने काइंड के, कितने वेराइटी के और किस किस टॉपिक से सवाल हमसे पूछे गए हैं और सवाल का वेटेज क्या है और सवाल का स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आने वाला जो भी आपका एग्जाम है उस एग्जाम में हम ये प्रॉपर एनालिसिस कर पाएं कि कितने सवाल हम कर पाते हैं। और हमारा मोटो क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या करें, हम फाइंड करें, ठीक, या फिर गेन करें। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो लोग भी आप पहले से स्ट्रेटेजी से अपना प्रिपरेशन करते आ रहे हैं आप लोग उसको कंटिन्यू करते रहिए। और ये जो हमारा सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि पेपर का स्ट्रेंथ क्या है और किस पोर्शन से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट भी हो उन एवरेज स्टूडेंट को भी ये आइडिया हो जाए कि कितना वर्कआउट करने पे हम कम से कम अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरी बात यह है जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है और वो इस दुविधा में है कि सर किसी तरह हम पास हो जाएं, तो उनके लिए भी ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर है उनके लिए बहुत अच्छे से कारीगर साबित होने वाला है। ठीक, तो पेपर पैटर्न के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक, और पेपर पैटर्न में कितने तरीके के सवाल आते हैं, कितना हमको सोल्व करना पड़ता है, ये सब चीज आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन से सवाल हैं और उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि सर आप कम से कम ऑब्जेक्टिव, ये हमको आइडिया हो जाए, ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दीजिए, ताकि हमको ये आइडिया हो जाए कि कम से कम ऑब्जेक्टिव से भी हम थोड़ा बहुत एक दो सवाल आगे अगर बना दें तो हम पास हो जाएंगे। तो देखिए, पासिंग मार्क्स लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट रेग्रेट करते रहते हैं या फिर एकदम उतावले रहते हैं कि किसी तरह हम पास हो जाएं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं या बहुत कम पढ़ के सारा समय इधर उधर व्यतीत कर देते हैं। तो उन स्टूडेंट से है कि आप जब ये लेक्चर देखें तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, और इस लेक्चर को देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि आप जो पढ़े हैं वो कहीं कम नहीं पढ़े हैं, आप उतना जितना पढ़े हैं उससे आप बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बाकी बातें हमारा होता रहेगा, सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 1 का ए सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और सवाल क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर एनी 7, ये क्वेश्चन का डिमांड है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है, बोला गया है क्या कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस में x टू द पावर 1/x², और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1, क्या इसका आंसर 0 निकल के आएगा। दूसरा ऑप्शन है क्या इसका आंसर √e निकल के आएगा। जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, क्या इसका आंसर 1/√e निकल के आएगा, या फाइनली जो फोर्थ नंबर का आंसर है
इसका आंसर 1 निकल के आएगा। ये आपको आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 1 दिख रहा होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल हमको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना है cos x टू द पावर 1/x²। अब इसको देखिए, पहली बात तो ये लिमिट का सवाल है और आपको इतना बेहतरीन तरीके से पता होगा कि लिमिट के सवाल को बनाने के लिए आप कितना नॉलेजेबल हैं। ये सवाल बहुत लोग बना चुके होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लिमिट यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे x बराबर 0, क्या निकल के आएगा, cos में 0 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0 का होल स्क्वायर। ये हमको क्या दे देगा, cos में 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और समथिंग बाई 0 और 0 का स्क्वायर, तो समथिंग बाई 0 का वैल्यू कितना होता है 1 का पावर इंफिनिटी। और आपको पता है कि 1 का पावर जो भी इंफिनिटी होता है ये क्या होता है हमारा अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। तो जब कभी भी हमको अनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो उसको बनाने के लिए हमको लॉगरिथम का यूज पड़ता है। ठीक, तो हमको उतना डिटेल में इसका नहीं जाना है कि बहुत लंबा सब्जेक्टिव इसका आंसर हम लेके आ रहे हैं। आपका ये सवाल ऑब्जेक्टिव में, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 का ए और इसका आंसर अगर 1 भी ऐसे दे देते हैं या फिर इसका आंसर जो भी है 2 आए, तो भी ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन सही होगा। ठीक, अगर आप इसको बना देते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज है। तो देखिए, जब कभी 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, e टू द पावर, ये जो फंक्शन होता है इसको वैसे ही लिखते हैं। इस फंक्शन में से क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, और ये जो पावर में रहता है इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कभी 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो करते क्या है कि जो भी अंदर में फंक्शन हो उस फंक्शन से क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने किया है। जो भी पावर होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप यहां से देखिएगा e टू द पावर, थोड़ा सा अगर इसको हम रीअरेंज कर लें तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी चीज आ रहा है ये क्या है, आपका लिमिट पे है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये भी है x टेंड्स टू 0 लिमिट। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये l बराबर इतना है तो समझिए कि ये हमारा l है। ठीक, अब देखिए क्या है, l इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 माइनस में cos थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x², इतना निकल के आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नोटिस करिएगा, l इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 2, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन x/2 और डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए, ये हम 2 का जब डिवीजन किए हैं तो हम इसको यहीं पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर हम इसमें 2a² इंटू 2a² कर दें कोई दिक्कत नहीं है, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और ये 2a² को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, l इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, और ये जो हमारे पास लिमिट है यहाँ पे पास होके चला आएगा, ये अब लिमिट यहां से हट के पास होके यहां चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और आपको पता होगा कि जो हमारे पास लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 साइन x/x का वैल्यू कितना होता है 1, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1 आ गया इस लिमिट पे। तो ओवरऑल निकल के आ गया l का वैल्यू e टू द पावर -1/2 इंटू 1 e टू द पावर -1/2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/2 या फिर 1/√e।
अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शंस है वहां पे ये 1/e किस ऑप्शंस में दिख रहा है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शंस नंबर जो सी है, ऑप्शंस नंबर सी, ये हमारे पास 3 है, 1 का 3, 1 का जो 3 है आपका, ये आपका 1/√e शो कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको एकदम बारीकी से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो सवाल है आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फंक्शन f(x) इक्वल साइन इनवर्स cos x इज, क्या ये फंक्शन आपका पहला ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है एट x बराबर 0 पे, दूसरा ऑप्शन पे क्या ये कंटिन्यूअस शो कर रहा है x बराबर 0 पे, तीसरा ऑप्शन है क्या ये डिफरेंशिएबल शो कर रहा है x बराबर 0 पे, और चौथा ऑप्शन में क्या है नॉन ऑफ द एबव है। ठीक, सवाल हमारे पास कितना है 1 का बी। सवाल में दिया गया है कि f(x) इक्वल साइन में इनवर्स cos x है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। और जो ऑप्शंस देख रहा है हमको x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पे ही इसको क्या करना है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो आपको पता होगा कि फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए कि अगर f ऑफ 0 नेगेटिव बराबर में f ऑफ 0 बराबर में f ऑफ 0 पॉजिटिव, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमको दिया गया है कंटिन्यूअस है। अगर इस तीनों में से कोई एक या फिर दोनों अनइक्वल आ जाए तो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं क्या कि ये जो फंक्शन हमको दिया गया है क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यही काम हम इस सवाल के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ 0 माइनस में h, ये हमको कितना निकल के आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स cos में जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 0 माइनस h, इतना रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स cos में माइनस में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स cos में जो माइनस थीटा होता है वो प्लस में cos थीटा के बराबर ही होता है। तो ये कितना निकल के आ जाए आपका cos h, और जैसे ही हम यहाँ पे h बराबर 0 रखेंगे तो cos में 0 और cos में 0 का वैल्यू कितना होता है 1 आता है। तो हमारे पास फंक्शन कितना निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और आपको पता होता है कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। ये पहला वाला हमारा कंडीशन है जिसको हम बोले हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, दूसरे के लिए हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, फॉर राइट हैंड लिमिट। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस में h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक, साइन इनवर्स cos, इतना लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन इनवर्स cos में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन इनवर्स cos में 0। तो ये हमारे पास निकल जाएगा साइन इनवर्स 1, और इसका भी वैल्यू हमको क्या आएगा 90 डिग्री, इक्वेशन 2। आप यहाँ पे ये देख के घबराइएगा मत कि ये निगेटिव है, ये आपको एकदम प्रीडिटरमाइंड है कि निगेटिव पे है और ये पॉजिटिव है। तो देखिए होता क्या है कि नंबर अगर लाइन पे अगर हम बात करेंगे तो 0 प्लस का अगर हम बात करते हैं तो 0 से स्लाइडली इंक्रीज, और 0 माइनस का अगर हम बात करते हैं तो 0 से स्लाइडली डिक्रीज। इन दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि माइनस और प्लस के बीच में
ज्यादा का फासला नहीं होता है, बहुत रेयर का फासला होता है। ठीक, तो इसलिए नियरेस्ट अबाउट हम क्या ले सकते हैं कि जो जीरो निगेटिव है और जीरो पॉजिटिव है, इन दोनों का वैल्यू हमारे पास लगभग लगभग जीरो के बराबर आ जाता है। तीसरा कंडीशन अगर हम बात करते हैं कि एट तीसरा कंडीशन लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो पे ही हम बात कर लेते हैं। फंक्शन f ऑफ जीरो बराबर लिमिट h x हमारे पास जीरो है और ये जीरो के इक्विवेलेंट है साइन इनवर्स कॉस में x, या फिर आप देख लो h जो भी है, तो हमारे पास इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और सोल्व करिएगा तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास 90 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हेयर f ऑफ जीरो निगेटिव इक्वल f ऑफ जीरो एंड f ऑफ जीरो पॉजिटिव, ये तीनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो। तो आप चेक कर सकते हैं कि x बराबर जीरो पे ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास है कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसको अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सवाल क्या कहता है, इफ V इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड देन द वैल्यू ऑफ कर्ल V इज। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, ऑप्शन इसका है 0 होगा, ऑप्शन इसका है दूसरा 1 होगा, तीसरा ऑप्शन है क्या, ग्रेडियंट ऑफ V होगा, चौथा ऑप्शन इसका -1। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास V है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तब जाके आपका कर्ल V का वैल्यू कितना होगा। ठीक, सवाल जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कंजर्वेटिव फील्ड का स्टेटमेंट देखते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड का स्टेटमेंट कहता है क्या है, द वैलिड स्टेटमेंट is that f is conservative, then its curl must be equal to 0। ये जो स्टेटमेंट है हमारा किसका है, कंजर्वेटिव फील्ड का। बोलता है कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड हमको दिया गया, अगर हम उस कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल निकालते हैं, क्या कर्ल निकालते हैं, तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमारे पास 0 निकल के आएगा। तो हमारे सवाल में कंजर्वेटिव फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसी का हमको क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। किसका, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, यहाँ पे हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के सी में ऑप्शन नंबर 1 0। तो इसका हमारे पास जो है ऑप्शन 1 होगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सी। आप अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। ठीक, सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है कि इफ इक्वल 2x² - 3y²
प्लस 4z² देन कर्ल ग्रेडियंट f इज इक्वल टू, यानी कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, और इस फंक्शन का सबसे पहले आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। जब ये ग्रेडियंट निकल जाएगा तब उसके बाद आपको एक कर्ल फाइंड करना है उसी फंक्शन का। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। अगर फर्दर इस स्केलर क्वांटिटी का आप कर्ल लेते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो सारे ऑप्शन में हमको ऑप्शंस नंबर 1 और ऑप्शंस नंबर 2 पे वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है। साथ ही साथ ऑप्शंस नंबर जो 3 और ऑप्शंस नंबर 4 है, इसका भी वैल्यू हमारे पास 3 और 2 दिया हुआ है। तो इस अनुसार से अगर हम देखें तो जो हमारे पास ऑप्शंस नंबर 3 जो है वो वैलिड हो सकता है कि अगर ऑल अबाउट एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए कर्ल लेने पे, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस नंबर 4 हमारा वैलिड नहीं हो सकता है। ठीक, कुछ ना कुछ तो आपको आई जे के कंपोनेंट में वैल्यू देगा ही। अगर पूरा आई कंपोनेंट का मल्टीप्लायर जो भी है उसका वैल्यू 0 है, जे कंपोनेंट का मल्टीप्लायर उसका वैल्यू 0 है, अगर हमारे पास के कंपोनेंट का मल्टीप्लायर उसका वैल्यू 0 है, तब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो सकता है। अदरवाइज ये ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम इनवैलिड ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 2x² माइनस का 3y² प्लस 4z²। और आपसे पूछ क्या दिया है? कर्ल निकालना है, साथ में ग्रेडियंट और f फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ f। इसका मतलब i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k कंपोनेंट डेल बाई डेल z। इसका और फंक्शन कितना हमारे पास है 2x² माइनस 3y² प्लस का 4z²। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए करिए, x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, रेस्ट क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो इसका जब इसी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4x और ये i कंपोनेंट। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6yj कंपोनेंट। इसका इसके साथ करेंगे प्लस का 8zk कंपोनेंट। ठीक, हमारे पास ये निकल के आ गया ऑल ओवर अबाउट, ये आपका क्या निकल गया हमारे पास? ग्रेडियंट निकल गया। ठीक, अब चलिए चलते हैं, कर्ल निकालना है हमको। ग्रेडियंट f देखते हैं। कर्ल निकालने के लिए i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट, डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z। इसका i कंपोनेंट का मल्टीप्लायर कितना है 4x है, j कंपोनेंट का मल्टीप्लायर माइनस में 6y, k कंपोनेंट का मल्टीप्लायर 8z। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए। ये है हमारे पास i कंपोनेंट, ये खत्म, ये खत्म। इसका इसके साथ अगर करेंगे तो ये y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये z हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, माइनस ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये z हमारा पार्शियल में है, इसके लिए y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, माइनस का j, ये और ये। इसका इसके साथ करेंगे पार्शियल में x के साथ कर रहे हैं, फंक्शन z है 0 माइनस ये z है, फंक्शन हमारे पास x है 0 प्लस में k कंपोनेंट। यहां देखिए ये खत्म, ये खत्म। इसका इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसका इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 0 i कंपोनेंट माइनस 0 j कंपोनेंट प्लस 0 k कंपोनेंट, या फिर ओवरऑल बोल दें कि हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है उसका वैल्यू कितना है 0 है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल को किस तरीके से सोल्व करना है आपको पता चल रहा होगा। गौर से अगर देखा जाए तो हम इसको समझाने के लिए आपसे थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन सवाल देखा जाए तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट, हार्डली 2
अब कोई अगर सवाल निकल के आ जाए तो 3 मिनट का सवाल हो सकता है, इससे ज्यादा लंबा का कोई सवाल नहीं है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ई। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का ई है, सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है, y इक्वल सी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 का ई। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, हमको दिया गया है y इक्वल सी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर दिया है, और आपसे पूछा गया है क्या, ये जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसका है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा, y डैश इक्वल यहां से c माइनस में 2x। तो गौर से देखा जाए तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, y डैश प्लस में 2x। c का वैल्यू हमारे पास इतना निकल के आ जाएगा। अब हम इसको c, ये जो c हमारा है, इस c को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे फिट कर दीजिए। इसको उठा के यहाँ पे फिट कर दीजिए। तो जब फिट करिएगा तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, c बराबर इतना। इसका स्क्वायर करिए तो कितना आता है, y डैश का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, y डैश का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 4cx, इतना निकल के आ जाएगा। ऑप्शंस कितना है हमारे पास, y डैश का होल स्क्वायर, y डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया y डैश का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। सी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y डैश का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4x, और c का वैल्यू यहां से y डैश प्लस का 2x रख दीजिए। ये कितना आ जाएगा आपके पास, इससे ये कैंसिल हो गया। y डैश का होल स्क्वायर कर दिए हैं तो ये हो गया, ये हो गया, इतना आ गया। इसकी जगह पे ये रख दिए, इसको कर दिए। तो आप करो क्या, इसको ये ना लिख के c की जगह यही रख दो, y डैश प्लस में 2x का होल स्क्वायर कर दो। तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा y डैश का होल स्क्वायर इक्वल y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 टू 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x y डैश माइनस में 8x स्क्वायर, इतना निकल के आ जाएगा। तब यहां से हम चेक कर पा रहे हैं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। फिर से देखते हैं इसको, इसको हटाते हैं। देखिए y डैश निकल के आ जाएगा हमारे पास c माइनस में 2x। ठीक, तो यहां से c के वैल्यू y डैश प्लस में 2x निकल के आ जाएगा। अब y डैश का अगर हम होल स्क्वायर ले लें, कितना आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4c
एक्स इक्वल सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से वाई डैश प्लस में 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4x, सी का वैल्यू कितना रख देते हैं वाई डैश प्लस में 2x। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x वाई डैश प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई डैश प्लस माइनस में माइनस 4 दूना 8 x स्क्वायर। 4x वाई डैश से ये कैंसिल हो गया हमारे पास और ये वाई डैश का होल स्क्वायर है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कितना आ रहा है वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास ये कितना वाई डैश का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास इतना निकल के आ गया। जब इतना रिजल्ट निकल के हमारे पास आ जाएगा LHS इक्वल RHS, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वाई डैश है इसका वैल्यू 0 है। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। F सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल 0 एट y ऑफ 1 इक्वल 0, इसका कौन सा वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा। ठीक, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। हमारे पास है y ऑफ 1 का वैल्यू 0, ये हमको दिया गया है। तब आपसे पूछा है क्या कि इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो सोल्यूशन आपका कितना निकल के आएगा। तो जैसा कि हमको दिख रहा है क्या कि दिस फंक्शन इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो यहां से निकालेंगे dy 2xy dy इक्वल y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx। ठीक, तो dy बाई dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। पुट y बराबर vx, तो dy बाई dx इक्वल v प्लस x dv बाई dx, इतना निकल के आएगा। अब इसको थोड़ा बहुत आप करिए क्या, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dy बाई dx की जगह इतना रख दीजिए, तो हमारे पास आएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू vx बराबर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v। ठीक, अब देखते हैं इधर x dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v, माइनस वो प्लस वाला भी इधर आ गया, माइनस भी हो गया, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, कितना निकल के आ जाएगा माइनस का 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। थोड़ा सा इसका सेपरेट कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल माइनस में dx डिवाइडेड बाई x, इतना आ जाएगा रीअरेंज करने पे। ठीक, अब करते क्या है कि दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं,
तो आपको पता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उस फंक्शन का डी भी यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास ऊपर में है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर में है। तो हम करेंगे क्या कि log 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल माइनस log में x प्लस log k, कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, इस टर्म को इधर लेके आएंगे log 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस log x इक्वल log k, और 1 प्लस में भी स्क्वायर x इक्वल कोई एक कांस्टेंट k लिख देंगे। 1 प्लस भी स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालिए y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल k, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में x इंटू k। ठीक, चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास ये आ रहा है। अभी हमको बाउंड्री कंडीशन निकालना है, तो बाउंड्री कंडीशन एट बाउंड्री कंडीशन कितना है कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू 1 इंटू k, तो k का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस में x बराबर 0। मैच कराइए कौन सा ऑप्शन इससे बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में x इक्वल 0। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का जी सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेट Pn ऑफ x बी द लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जहां पे n के वैल्यू आपको या तो 0 है या फिर उससे बड़ा है, देन माइनस में 1 to 1 Pn माइनस में 2x dx बराबर 2, n का वैल्यू कितना होगा इस कंडीशन के लिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है माइनस में 1 to 1 Pn माइनस में 2 x dx इक्वल 2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि n का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लीजेंडर पोलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले तो लिमिट आपका माइनस में 1 से 1 होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीजेंडर पोलिनोमियल दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस लिमिट पे एक होता है Pm ऑफ x और दूसरा होता है Pn ऑफ x, और इसके बहुत कंडीशन के लिए डिफरेंट वैल्यू निकल के आते हैं। ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी लीजेंडर पोलिनोमियल में ही 4 कंडीशन होते हैं और उन चारों के 4 वैल्यू निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि जैसा कि हमको पता है एज वी नो दैट इन लीजेंडर पोलिनोमियल में डायरेक्ट 2 बराबर जो वैल्यू है डायरेक्ट 2 कब कंडीशन में आता है वो देखिए, माइनस में 1 to 1 P ऑफ माइनस में 1 ऑफ x dx बराबर 2। ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है इस कंडीशन पे हमारे पास 2 वैल्यू आता है। ठीक, ये जो 2 वैल्यू किस कंडीशन में आता है, P ऑफ माइनस में 1 का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। तो इस कंडीशन से ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन माइनस में 1 से 1 P ऑफ n की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें जहां पे ये माइनस में 1 हो जाए, तो 1 माइनस में 2 ऑफ x dx माइनस में 1 से 1 P ऑफ ये अब हो जाएगा माइनस में 1 ऑफ x dx। अब इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस अनुसार से हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस निकल के आया इसका ऑप्शंस नंबर कौन निकल के आ गया, ऑप्शंस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जो ऑप्शन नंबर 2 है n इक्वल 1, वो आपका करेक्ट आंसर है। और इस सवाल में आपको ऑप्शन भी कुछ इस तरीके का फ्रेम किया गया है कि n का वैल्यू 0 है, फिर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है और नॉन ऑफ द एबव है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन पे हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आता है। तो इस रिलेशन को फ्रेम करने के लिए n के जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन सही निकल के आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का h। बेसिस फंक्शन से जुड़ा हुआ है ये सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का h, क्वेश्चन नंबर 1 का h सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का h। सवाल क्या कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन of Bessel differential equation x y double dash x plus y dash x plus x y of x इक्वल 0 इज, इसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा। आपको जो फंक्शन दिया गया है, ये दिया हुआ है x y डबल डैश ऑफ x प्लस y डैश ऑफ x प्लस एक्स वाई ऑफ एक्स बराबर 0। इसका आपसे पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास y है वो x का फंक्शन है, तो सीधे सीधे लिखते हैं कि एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस में एक्स वाई बराबर 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डबल डैश का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर, सिंगल डैश का मतलब होता है डी, और ये हमारे पास x क्या है। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम इसका फ्रेम करना चाहें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसका हमारे पास अल्फा और बीटा के नाम से 2 कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ये बेसिस फंक्शन है, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो सॉल्यूशन तकरीबन आपका 3 से 4 पेज का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो उस 3 से 4 पेज के सॉल्यूशन में हमारे पास टोटल कितने कंडीशन निकल के आते हैं, उस कंडीशन के आधार पे ये सवाल हमको दिया गया है। तो पहला केस, दूसरा केस और फाइनली तीसरा केस। तो केस नंबर 1 ये हमारे पास है, केस नंबर 2, और ये टोटल हमारे पास कितना है, 3 केस है। इन तीनों केस पे हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यू निकल के आएंगे, और उन तीनों वैल्यू से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को मैच कराएंगे, ठीक। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, इतना तो हम पता चल गया कि ये हमारे पास इसका 3 कंडीशन निकलेगा 3 केस पे। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिस फंक्शन जो है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे a standard form of Bessel differential equation is a standard form of Bessel differential equation is कितना होता है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर वाई बराबर 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करते क्या है कि अगर इसी बेसिस इक्वेशन में हम n का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, इफ n इक्वल 0, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस में घटने वाला टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। अब बच क्या गया, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स यहाँ और एक्स स्क्वायर यहाँ। अब इन तीनों से या फिर चलिए हम इसको लिख लेते हैं कि इफ n इक्वल 0 देन हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई
dx प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल 0। अब हम करते क्या कि x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच गया, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस में x y बराबर 0। अब इस रिलेशन को आप देखिए और इस रिलेशन को आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। जब ये दोनों रिलेशन हमारा इक्विवेलेंट निकल के आ जाए तब आपको यहाँ पे 3 केस एराइज होता है। कितने केस, 3 केस एराइज होता है। तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं। When n is not integral or 0, when n is not इंटीग्रल और 0, जब n का वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है और ना ही वो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है, तब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है y इक्वल a jn ऑफ x प्लस b j ऑफ माइनस में n ऑफ x, इतना निकल के आता है। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है, केस 2 when n इक्वल 0, जब हम n का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा y इक्वल a j नॉट ऑफ x प्लस b y नॉट ऑफ x, इतना निकल के आता है। केस नंबर 3 चेक करते हैं। when n इक्वल, when n is इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, तब y का वैल्यू हमारे पास निकल के आता है y इक्वल a जे एन ऑफ x प्लस b वाई एन ऑफ x। हमारे पास कितना निकल के आता है, ये रिजल्ट निकल के आता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बनाने के लिए, या फिर हम ये बोले कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यहाँ पे फ्रेम करने के लिए n का वैल्यू कितना है, हमारे पास 0 पुट करना पड़ रहा है। जब हम n का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक, तो यहां से हम ऑप्शंस मैच करा लेंगे कि इस ऑप्शंस में ये हमारे पास मिल रहा है। तो y इक्वल a जे नॉट एक्स प्लस बी वाई नॉट एक्स, जहां पे a और b क्या है, हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ऑप्शंस जो भी ये मैच कर रहा है, ऑप्शंस नंबर शायद 2 है, आप चेक कर लीजिए। ऑप्शंस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां से एक चीज आपको आइडिया मिल गया कि जो सवाल है बेसिस फंक्शन, उसके कंडीशन पे भी आपसे सवाल पूछा गया है। तो बेशक है कि आप इस कंडीशन को याद रखिए या फिर एग्जाम देने जाइए तो इस कंडीशन को दिमाग में रख लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड डेल जेड डेल वाई इक्वल एक्स प्लस वाई इज। अब ये क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वासी लीनियर है या फिर सेमी लीनियर है। तो देखिए सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम इसको बता के निकल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जो भी है क्वासी लीनियर है या नॉन लीनियर है। लेकिन सवाल को बनाने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो भी हमको सवाल दिया गया है वो हमारा लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वासी लीनियर है, सेमी लीनियर है। क्या क्या कंडीशन होता है ताकि हम इसको जस्टिफाई कर पाए कि ये हमारे पास लीनियर है या फिर क्वासी लीनियर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हमको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारा लीनियर है। ठीक, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने का। ठीक, तो देखिए चलिए यहां देखते हैं।
A first order of partial differential equation is said to be linear. Said to be linear equation if it is linear in P, Q and Z. That is, if it is of the form that is it is in the फॉर्म ऑफ, ये है हमारे पास एक कैपिटल P जो हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन हो, प्लस ये हमारे पास है कैपिटल Q, ये भी हमारे पास एक्स वाई का कोई फंक्शन हो, ठीक, और ये साथ में हमारे पास ये स्मॉल p है प्लस ये स्मॉल q है, इक्वल ये हमारे पास है कैपिटल R, ये हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन हो, z का मल्टीप्लिकेशन प्लस में ये हमारे पास क्या है s, ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक्स वाई का फंक्शन हो। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप नोट करिएगा। ये हमारे पास है p जो x और y का ही सिर्फ फंक्शन है, इसको हम डेल z बाई डेल x लिख सकते हैं, ठीक। दूसरे केस में हम देख सकते हैं प्लस q, ये हमारे पास कितना है एक्स वाई का फंक्शन है, इसको हम डेल z बाई डेल y लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है r है, ये हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है, जो भी वो z का मल्टीप्लिकेशन, साथ ही साथ कोई और भी फंक्शन अगर कनेक्ट है तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है लीनियर है। और जैसा कि आपको आपके सवाल में दिया गया है, जो आपके सवाल में दिया गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है z डेल z बाई डेल x प्लस वाई स्क्वायर z डेल z बाई डेल y इक्वल x प्लस वाई, ये आपको दिया गया है। तो आप यहां से मैच कराइए कि क्या ये जो हमको दिया गया है वो लीनियर शो कर रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे देखो ना एक्स वाई का ही फंक्शन है, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन एक्स जेड का फंक्शन है, तो ये लीनियर नहीं है। एक चीज तो आपको पता चल गया। अब चलते हैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर। क्या है, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के लिए क्या केस निकल के आएगा, द इक्वेशन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of, अगर वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे देखो फंक्शन ऑफ p q, ये स्मॉल p स्मॉल q है, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तब, तो इसका मतलब ये कि नॉन लीनियर होने के लिए वो क्या होगा कि फंक्शन ऑफ p और q, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें, क्या ले सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वैल्यू 0 भी हो सकता है, p स्क्वायर q स्क्वायर वैल्यू कितना हो सकता है आपका, 1 भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपसे आपके एग्जामिनेशन में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी या फिर हेमी, जो भी है सबसे सवाल फ्रेम होता है। तीसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखते हैं, तो ये हमारे पास है आपको क्वासी लीनियर इक्वेशन, जो सी नंबर पे है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल
इक्वेशन। देखेंगे कि क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकल के आता है। A first order partial differential equation, a first order partial differential equation is said to be a quasi linear equation. Quasi linear equation if it is linear in P and Q and the coefficient of P and the coefficient of P and Q are function of x, y and y only. Function of x and y only. Function of x and y only. ये क्या था आपका? क्वासी लीनियर था ना। A first order partial differential equation is said to be a quasi linear equation if it is in the P and Q, that is P and if it is linear in quasi equation, if it is linear in P and Q that is, यहां से इसको हटा दीजिए, P and Q, that is if it is of the form, that is it is in the form of, किस फॉर्म में आएगा? ये हमारे पास P है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, ये स्मॉल p हो जाएगा, प्लस में ये कैपिटल Q, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, ये इक्वल कैपिटल R, ये आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड का फंक्शन डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ये Q है, एक्स वाई जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल, ये हमारे पास R क्या है? एक्स वाई जेड में से किसी भी फंक्शन का हो सकता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर स्मॉल p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल एक्स जेड क्यू प्लस में वाई स्क्वायर। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल जनरली क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। अब आप इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, अब आप यहां से देख सकते हैं कि क्या है। तो यहां से हमको मिलेगा क्या? ये जो p के साथ मल्टीप्लीकेशन है आपका x का भी है, अगर z के वैल्यू 0 कर दे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, x का वैल्यू कर दे तो z के साथ आएगा। तो गौर से देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ इसी पे जा रहा है, ठीक। इसके साथ अगर देखते हैं तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एक्स और जेड का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। दो फंक्शन का एडिशन है, जेड का वैल्यू अगर 1 कर देते हैं, वाई का वैल्यू अगर हम स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह पे हमारे पास कितना है? तो दोनों को देख के हमको क्या लग रहा है कि ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं ये फंक्शन है। तो आपको जो सवाल दिया गया है बस चेक करना है कि कौन सा फंक्शन आपका क्या है। एक फाइनल हमारे पास है, उसको भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। अगला हमारे पास है सेमी लीनियर इक्वेशन, सेमी लीनियर इक्वेशन, ठीक। और डिफरेंशियल, तो इसके लिए होगा फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation, a first order partial differential equation is said to be semi linear equation
semi linear equation, if it is linear, if it is linear in P and Q, and the coefficient of P and Q and the coefficient of P and Q, coefficient of P and Q are function of x and y only, are function of x and y only, ठीक। और it is in the form of, इसका फॉर्मेशन कितना होगा, ये हमारे पास P है, एक्स वाई स्मॉल p, ये हमारे पास Q है, एक्स वाई स्मॉल q, इक्वल r हो सकता है हमारे पास किसी भी फंक्शन में। तो ये जो दिख रहा है आपके पास कुछ इस तरीके के फॉर्म में, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपका सेमी लीनियर इक्वेशन होता है। अगर इसके एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो हो जाएगा e टू द पावर में एक्स पी माइनस वाई एक्स क्यू इक्वल एक्स जेड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देखें, यहां से हम ये देखें कि हमको जो दिया गया था, 4 ऑप्शंस दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 के आई में। सबसे पहले क्या था कि सवाल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये जो हमारे पास स्मॉल p का वैल्यू है, स्मॉल q का वैल्यू है, इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है उसी के अनुसार हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस तरीके से डिफिनीशन के अनुसार हम ये आइडेंटिफाई किए कि ये तो लीनियर नहीं है। दूसरा में हम क्या था, नॉन लीनियर का क्या कंडीशन था ये दिखाए थे। सेमी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कंडीशन होता है, हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होता है। चौथा हमारे पास क्या था, सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सेमी लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास p होता है इसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ x और y का फंक्शन ही होगा, और q का भी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ x y का फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम ये देख पाए कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्वासी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आई का जो आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा कि द सॉल्यूशन ऑफ y माइनस में z p प्लस z माइनस में x q इक्वल x माइनस में y इज, और ये आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है, इसका j दिया गया हमारे पास y माइनस में z p प्लस z माइनस में x q इक्वल x माइनस में y, ये हमारे पास दिया गया है। चलिए, और आपसे पूछा गया है कि इसका हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए, कि इसका सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हमको ये पता चल रहा है कि ये जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म का नाम क्या है, लैग्रेंजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो कुछ और नहीं है, क्या है, आपका लैग्रेंजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। आगे चलते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास लैग्रेंजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उस लैग्रेंजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल को हम किस तरीके से बनाते हैं। इसमें बहुत काइंड्स के सवाल फ्रेम होते हैं, कहीं कहीं मल्टीप्लायर का भी अप्लाई होता है। तो इस सवाल में हम एक जगह मल्टीप्लायर भी यूज करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास दिया गया है उसको किस तरीके से हम सब्सिडरी या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास आता है dx डिवाइडेड बाई y माइनस जेड, dy डिवाइडेड बाई z माइनस एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा dz डिवाइडेड बाई x माइनस
y, इतना आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसका सोल्यूशन करना है। ऊपर जितना न्यूमरेटर है उसको आप ऐड कर दीजिए, dx dy और dz। नीचे सारे वाले को आप ऐड कर दीजिए, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस में x प्लस में x माइनस वाई। हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाई 0 निकल के आ जाएगा। जब इतना निकल के आ जाएगा तो इसको हम करेंगे क्या, इक्वेलेंट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dx प्लस में dy प्लस में dz, ये 0 के इक्वेलेंट हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कोई कांस्टेंट k निकल के आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिए हैं। ये भी हमारा क्या है, हाँ पोर्शन हुआ है, क्योंकि हमारे पास जब कभी भी सब्सिडरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंक्शन को बैलेंस करने के लिए दो कांस्टेंट के इक्विवेलेंट में दो फंक्शन लाते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही कांस्टेंट के इक्विवेलेंट में एक फंक्शन है, हमको क्या चाहिए, दूसरा फंक्शन चाहिए। तो दूसरे फंक्शन के लिए हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of each section with x, y, z and add them। सबसे पहले हमको क्या करना है, इच सेक्शन में क्या करना है, x, y और z का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। तो इसमें अगर हम करेंगे क्या, तो dx x डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो जाएगा x y माइनस जेड इक्वेलेंट। ठीक, इतना हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, y dy डिवाइडेड बाई y, यहाँ पे z माइनस x। हमारे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, z dz डिवाइडेड बाई z और ये x माइनस y। अब करना क्या है, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस में एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस में वाई जेड। रिजल्ट कितना आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई 0। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन में 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए है क्या, आप करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, एक कांस्टेंट का एडिशन यहाँ पे होगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर कोई कांस्टेंट के डैश मान लिया। यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल कोई कांस्टेंट के डबल डैश मान लिए। एक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट ये है, दूसरे कांस्टेंट के इक्विवेलेंट ये है। अब हम मैच कराते हैं अपने ऑप्शन से, तो हमारे पास इसका आएगा ऑप्शन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इतना बराबर 5 फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इतना ले सकते हैं। ठीक, और ऑप्शंस मैच करा लेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इस सवाल को लिखने का ये भी तरीका है कि x प्लस में y प्लस जेड इक्वल 5 ऑफ या फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका प्लस है, इतना लिख सकते हैं। इस सवाल को लिखने का एक और तरीका है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस में जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फंक्शन को हम इतना भी लिख सकते हैं। तो जो आपको सिस्टम दे रखा है इसमें, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 5 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस सवाल का वो आपका
करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या कि जो भी आपको आपके पेपर में दिया गया था सवाल, उस सारे सवाल का हम लोगों ने क्या किया है, पोस्टमार्टम किया है। हर एक सवाल का डिटेल्ड यहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सवाल अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप इतने एलिजिबल हो चुके हैं कि हर एक सवाल को अच्छे से समझ के उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।